चलो शुरू करें। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन। Chat box में can you quickly confirm if everything is fine and visible? ओके चलो, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ऑडिटिंग एंड एथिक्स का फ्लेवर लेना शुरू किया था अपन ने फर्स्ट चैप्टर में जाते हुए। इंट्रोडक्शन के बाद में धीरे धीरे एसेज भी अपन ने, एसेज नहीं, एक एसे बेसिकली देखा था, बट सबका मतलब देखा था क्या होता है, कैसे होता है, ऑडिट में कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसमें से कुछ वर्ड्स अपन ने देखे थे, कुछ चीजें देखी थी। जैसे कि सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन ओरिजिन के बाद में मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की डेफिनेशन, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी? ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल और साइज और लीगल फॉर्म, when such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। उसके बाद में इंडिपेंडेंस वगैरह ये सब चीजें देखी थी अपन ने। देन देयर वर सर्टेन थिंग्स इन डूइंग सो। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की? मैनेजमेंट की। इन डूइंग सो ही हैज टू सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैज नॉट मिसलीड एनीबॉडी। ऑडिट करते टाइम पर ऑडिटर ने देखना पड़ेगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड ना करे, और वो इंश्योर करने के लिए ये सारे पॉइंट्स देखने जरूरी है। इंटरडिसिप्लिनरी विथ अदर सब्जेक्ट्स, ये भी अपन ने देखा था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, SA 200 क्या बोलता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। क्या है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। हमेशा हमेशा ऑडिट में क्या मिलेगा अपने को? रीजनेबल एश्योरेंस। कंप्लीट एश्योरेंस मिल सकता है क्या? कभी भी नहीं। रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट व्हाट? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, देखना है मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रॉड और एरर, राइट, या फिर बोथ, thereby enabling the auditor to express an opinion whether financial statements prepared in all material respects as per the, या फिर in accordance with the applicable financial reporting framework। एंड दूसरा टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट रिक्वायर्ड बाय द एसेज, जैसा रिक्वायर्ड है एसेज द्वारा वैसा कम्युनिकेट करे। देन उसके बाद में रीजनेबल एश्योरेंस वगैरह वो सब चीजें देखी थी अपन ने और डिटेल में। स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप में कौन सी चीजें आती है? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ, लायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट था कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, एंड तीसरा पॉइंट क्या था? डिस्क्लोजर, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देन
स्कोप ऑफ ऑडिट में से क्या हटाया गया था या फिर क्या स्पेसिफिकली चीजें थी जो कि अपने इसमें नहीं है इंक्लूडेड? इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली नहीं है, प्लस सर्टन अदर थिंग्स जैसे कि फिजिकल कंडीशन, कोई असेट का, कोई मशीनरी का, कोई बिल्डिंग का, ये भी अपना देखने का काम नहीं है, प्लस ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं ये भी अपना बताने का काम नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट द एक्सपर्ट्स इन दैट फील्ड। ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का अपन ने देखा था, इन्वेस्टिगेशन काय के लिए होता है? फॉर सम स्पेसिफिक और स्पेशल पर्पस, राइट, और ऑडिट इज फॉर जनरल पर्पस। इसीलिए ऑडिट का स्कोप क्या है? ब्रॉड एंड जनरल, बट इसका क्या है? इन्वेस्टिगेशन का नैरो। देन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट अपन पढ़ रहे थे। इनहेरेंट लिमिटेशंस मतलब क्या बोला था अपन ने? इनहेरेंट लिमिटेशंस मतलब क्या थे? इनहेरेंट मतलब याद है क्या? इनबिल्ट, बाय डिफॉल्ट उसमें वो चीजें है, नेचुरली ही इट इज पार्ट ऑफ इट। ऐसी है चीजें, कुछ चीजें बेसिकली ऑडिट में, ऑडिट करते टाइम पर, ऑडिट का नेचर, ऑडिट का प्रोसेस ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट बेसिकली अपने को कुछ लिमिटेशंस आ जाती है जिसके कारण अपन क्या नहीं दे सकते, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। ऑडिट सफर्स फ्रॉम सर्टेन इनबिल्ट लिमिटेशंस। उसमें पहला देखा था अपन ने नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या बोला था उसमें अपन ने? प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग मेनी जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाद में बना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम पर मैनेजमेंट को क्या करने पड़ते हैं? बहुत सारे अजम्पशंस, बहुत सारे जजमेंट्स, राइट। ये जजमेंट्स क्या होते हैं? सब्जेक्टिव होते हैं, एंड इसमें क्या होती है? डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी भी इन्वॉल्व होती है। इसीलिए ऑडिटर कभी भी ये नहीं बोल सकता कि ये वाला जजमेंट या ये वाला पॉइंट 100% सही है या गलत है। देन उसमें फर्दर पॉइंट्स क्या बोलते हैं? वन ऑफ द प्रीमाइस फॉर ऑडिट इज दैट management acknowledges its responsibility for preparation of financial statements in accordance with applicable financial reporting framework and devising suitable internal controls. However, such controls may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitation. जो अपना प्रिपरेशन का पार्ट है, प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है, राइट। अपन ने एक वर्ड्स पढ़े थे, इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग सिस्टम, राइट। तो प्रिपरेशन सही से हो, इंटरनल कंट्रोल सही से काम करते रहे, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की ही है। वही इंटरनल कंट्रोल लगाएंगे तभी तो वो सही से बना पाएंगे, राइट। पर such controls may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitation. अब देखो, वो लोग इंटरनल कंट्रोल लगाते हैं, बट जो वो इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हैं ना, उसमें भी कुछ तो भी क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस रहती है, जिसके वजह से हम श्योरिटी से ये नहीं बोल सकते कि इंटरनल कंट्रोल जैसे ऑपरेट करना चाहिए वैसे ही हमेशा ऑपरेट किए रहेंगे, राइट। एक एग्जाम्पल जो यहां पर इन्होंने दिया है, इस केस से समझते हैं अपन। एक बार पहले आप पढ़ो तो ये एग्जाम्पल, देखो क्या समझता, फिर अपन आपके थॉट्स को अलाइन करते हैं। राइट, देखो अपन ने इंटरनल कंट्रोल का एक एग्जाम्पल देखा था, याद है क्या आपको? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी,
याद है क्या इंटरनल कंट्रोल का एग्जाम्पल? ये क्या करता था? कैश रिसीव करता था। पहले कैश रिसीव करना एंड उसकी एंट्री करना, ये दोनों ए के पास में ही थे। अब इसमें क्या कर सकता है? कुछ तो भी फ्रॉड कर सकता है, राइट? इसी को बचाने के लिए इंटरनल कंट्रोल क्या लगाया गया कि बी को एक पर्सन को अपॉइंट किया गया जो कि एंट्री करेगा और ए क्या करेगा? कैश रिसीव करेगा या कैश को पेमेंट करेगा। मतलब एक दूसरे का एक दूसरे पर चेक रहेगा, राइट? ये इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाया है। पर लेट से एक आधे दिन बी की बेचारे की तबीयत खराब हो गई, नहीं आया वो। अब कोई है नहीं, ए को ही बोल दिया भाई एक दिन के लिए तू ही कर ले सब, और उसी दिन उसने फ्रॉड कर लिया। ये जाकर के चेक हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। लेट से ए एंड बी दोस्त बन गए, जैसा आपने बोला था, कोल्यूड कर गए, कोल्यूजन जिसको बोलते हैं अपन, राइट? तब भी वो फ्रॉड कर सकते हैं। ये बोलेगा मेरे पास कैश आई, उसकी तू एंट्री ही मत कर, अपन दोनों पैसा क्या करेंगे? आधा आधा कर लेंगे, राइट? इंटरनल कंट्रोल लगाया है, बट इंटरनल कंट्रोल उस हिसाब से काम किया है क्या जिस हिसाब से चाहते हैं अपन? नहीं। ओके, दिस वाज द बेसिक एग्जांपल। इसी को और थोड़ा मॉडिफाई करके उन्होंने क्या बोला है, देखो। ए वॉज अ परचेज मैनेजर, ठीक है, एंड बी जो है वो क्या था? पेमेंट या अकाउंटेंट, पेमेंट मैनेजर बेसिकली, जो करता था सब कुछ पेमेंट वगैरह, ठीक है। अब नॉर्मली प्रोसेस कैसी होती है कि आपने कहीं से बाहर से गुड्स खरीदे ना, ठीक है, तो वो गुड्स पहले आकर के उसका ऑर्डर देता है परचेज मैनेजर, वो आते हैं परचेज मैनेजर के पास में। परचेज मैनेजर मतलब कौन होता है? बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज में परचेजेस करने के लिए भी एक पर्सन अलग से अपॉइंट किया जाता है, वो सब कुछ चीजें देखेगा। अब गुड्स आए, परचेज मैनेजर उसको देखेगा, करेगा, वेरीफाई करेगा और उसके बाद में अपना ऑथोराइजेशन देगा, अप्रूवल देगा। उसी के बाद में ये यहां से एक नोट इसके पास में जाएगा, पेमेंट अकाउंटेंट के पास में, और फिर ही उसके बाद में गुड्स का क्या होगा? पेमेंट होगा, ठीक है। ऐसा एक प्रोसेस बना हुआ है। अब इसमें ये इंटरनल कंट्रोल है कि भाई जो गुड्स आए वही गुड्स परचेज मैनेजर अप्रूव करेगा, फिर ही पेमेंट अकाउंटेंट के पास में जाएगा और तभी थर्ड पार्टी को पेमेंट मिलेगा। अब यहां पर रियल वर्ल्ड में हो सकता है, ऐसे केसेस हुए हैं कि ए, बी और एक थर्ड पार्टी वेंडर क्या कर गए? कोल्यूड कर गए, पार्टनर इन क्राइम बन गए। इन्होंने क्या बोला? थर्ड पार्टी को एक काम कर, बोले तू क्या कर, तू हमको फेक इनवॉइस बना करके भेज दे, ठीक है। फेक इनवॉइस बनाना कोई बड़ी बात है क्या? वेंडर के लिए तो बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसने वहां से अपने लिए अपना एक इनवॉइस बना करके भेज दिया। ए ने उसको अप्रूव भी कर दिया, ए ने ये इनवॉइस बी को भेज दिया और बी ने इसका पेमेंट भी कर दिया थर्ड पार्टी को, लेट से अमाउंट 3 लाख का। गुड्स आए हैं क्या कभी एक्चुअली में? नहीं, पर उसका पेमेंट हो गया है। 3 लाख डिवाइडेड बिटवीन 1 3 पार्टीज 1 लाख ईच। इस तरीके से फ्रॉड्स हो सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल को बाईपास किया जा सकता है। ये तो बेसिक एग्जाम्पल है फ्रॉड का। मैं फ्रॉड करना नहीं सिखा रहा, फ्रॉड कैसे हो सकता है ये अपन सीख रहे हैं, क्योंकि अपने को फ्रॉड्स वगैरह अगर चेक करना है तो कैसे किया जाता है दुनिया में, ये भी अपने को समझना जरूरी है, राइट। सो दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। बहुत कहां तक, कौन से लेवल तक लोग और दुनिया पहुंच गए हैं, ये आपको धीरे धीरे समझेगा। इस तरीके से फ्रॉड हो सकता है। For example, management devised the control that all purchase bill should reflect stamped signatures of authorized person in goods receiving section, stating the date, time. It is an example of internal control to ensure only those purchase bills are produced for which goods have been actually received.
It is if the concerned accountant and authorized person in goods receiving section collude. In it, it is a case of overriding internal control devised by the company. And such a probable collusion is one of the limitation of internal control itself. ठीक है, क्या बोला अपन ने पहले पॉइंट में कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बेसिकली नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पूरा जो प्रोसेस है हमारा, पूरा सब कुछ क्या बोल सकते हैं अपन उसको, अकाउंटिंग का प्रोसेस है, जो पूरा फ्लो है, उसी में ऐसे कुछ इंटरनल लिमिटेशंस है जिसके वजह से हम क्या नहीं कर सकते, 100% कभी भी गारंटी से चेक नहीं कर सकते. उसमें 2 पॉइंट्स, पहली बात तो जजमेंट्स इन्वॉल्व है जिसको अपन नहीं बोल सकते कौन सी जजमेंट सही है कौन सी जजमेंट गलत है, और दूसरी चीज इंटरनल कंट्रोल लगाए गए हैं बट हो सकता है कि इंटरनल कंट्रोल सही से काम ना करे, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स की भी अपनी एक लिमिटेशन रहती है. ठीक है, इसके साइड में 2 पॉइंट्स ऐसे लगे तो लिख लो, नेचर ऑफ फाइनेंशियल केस में जजमेंट एंड दूसरा यहां पर लिख लेना इंटरनल कंट्रोल लिमिटेशन. ठीक, ये हो गई पहली, ये हो गया पहला कारण इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में. दूसरा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर का नेचर ऐसा है जिसकी वजह से अगेन देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशन. देखो, ऑडिट करते टाइम पर ऑडिटर क्या करता है, चेकिंग करता है ट्रांजैक्शन की, बरोबर. Auditor carries out his work by obtaining audit evidence through performance of audit procedure. ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स वो परफॉर्म करेगा. प्रोसीजर्स क्या रहते हैं सब अपन देखेंगे पूरे सिलेबस में, बट वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ही ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है एंड खुद को सेटिस्फाई करता है. बट ये प्रोसीजर्स में देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस. कौन से लिमिटेशंस? प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन द एबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. प्रैक्टिकल लिमिटेशन, पहली चीज, एक ऑडिटर को चेक करना है, जैसे अपन ने कल एग्जांपल लिया था टाटा मोटर्स का पूरा परचेजेस, क्या वो इतने सारे ट्रांजैक्शन चेक कर सकता है क्या, सारे के सारे? अगर ऐसा करने जाए तो 1 साल का ऑडिट करने में ही 2 साल लग जाएंगे, राइट. सो इसलिए क्या होता है, वो हमेशा सैंपलिंग करता है, और सैंपलिंग किया है तो अपन क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि हां ऊपर ऊपर से सब सही दिख रहा है. 100% श्योरिटी से दे सकते हैं क्या? नहीं. पर साथ ही में अपन दूसरे साइड में 100% भी चेक नहीं कर सकते, राइट. दैट इज द लिमिटेशन. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑडिटर डज नॉट टेस्ट ऑल द ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस. ही फॉर्म्स ओपिनियन ओनली बाय टेस्टिंग सैंपल्स. It is an example of practical limitation on auditor's ability to obtain audit evidence. दूसरी चीज, legal limitations. Management may not provide complete information as requested by the auditor. आप गए मैनेजमेंट के पास में, आपने बोला मेरे को ये बिल भी चाहिए, वो बिल भी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन भी चाहिए, बैलेंस कंफर्मेशन भी चाहिए वेंडर से. मैनेजमेंट बोले नहीं देते, जो होता कर लो. क्या करेगा ऑडिटर बेचारा? ऑडिटर के पास में कोई लीगल पावर्स नहीं है. ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है वहां पर ऑडिटर? सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है कि भाई इन्होंने ऐसा ऐसा नहीं दिया तो मेरा ऐसा ओपिनियन इतना सही नहीं है. ठीक है, उससे ज्यादा कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. देयर इज नो वे बाय विच ऑडिटर कैन फोर्स मैनेजमेंट टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन. इन केस ही इज नॉट प्रोवाइडेड विद रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ही कैन ओनली रिपोर्ट. It is an example of legal limitation on auditor's ability to obtain audit evidence. कौन से 2 लिमिटेशन है? प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन. प्लस, मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रूपुलस पीपल. दुनिया में अगेन लोग जो है बहुत चालू चालू लोग बैठे हैं, राइट. अनस्क्रूपुलस एंड डिसऑनेस्ट लोग बैठे हैं, एंड मे बी इटसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड.
It may be engaged in concealing fraud by designing sophisticated and carefully organized schemes which may be hard to detect by the auditor. अब कोई भी फ्रॉड करता है तो पूरी चालाकी से करता होगा, राइट? ऐसा ऊपर ऊपर से फ्रॉड कर लिया, हाँ सामने वाले को पकड़ में आ जाए, ऐसा ही इससे थोड़ी करता होगा कोई, राइट? देख लेंगे क्या होगा। कभी भी फ्रॉड होता है ना बड़े लेवल पे स्पेशली, तो वो इतने सोफिस्टिकेटेडली और इतने मतलब दिमाग लगा करके डिजाइन किया जाता है कि किसी के पकड़ में ना आए। ये अपन इतने सारे स्कैम्स वगैरह सुनते हैं, ये तो वो है जो पकड़ में आ गए, बट इसके अलावा भी दुनिया में इतने फ्रॉड्स 100% होंगे जो कि अभी भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, राइट? डॉक्यूमेंट्स अपन ने जैसा बोला, ऑडिटर ने मांगा बिल बताओ, वो जनरेट करके लेकर आ गए एआई से। ऑडिटर को क्या पता चलेगा सही है गलत है, राइट? टू लीड हिम टू बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस इज वैलिड, उसको भरोसा करना ही पड़ेगा यही बिल है, यही सही है। However, in reality, such documents could be fake or non-genuine. Auditor is not an expert in authentication. ऊपर ही बात की अपन ने, ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, एआई से जनरेट किया गया है, कहां से जनरेट किया है, ये ऑडिटर के एक्सपर्टीज में नहीं आता है। He may be led to accept invalid unauthentic documents. Plus, इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये पैराग्राफ के बाजू में लगे तो आरपीटी ऐसा लिख लो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। और यहां पर ऊपर लिख लो कंसीलिंग फ्रॉड्स and fabricated documents. Related party transaction. देखो रिलेटेड पार्टी कौन होती है, एक कंपनी के इसमें बात कर, रिलेटेड पार्टी आपको इसके बारे में लॉ के सब्जेक्ट में भी रेफरेंस आएगा, यहां पर भी कुछ रेफरेंसेस आएंगे। रिलेटेड पार्टी बेसिकली ऐसा कोई पर्सन जो कि रिलेटेड है कंपनी से, जो कि क्या है, रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है कंपनी से, एकदम लेमैन टर्म्स में समझ रहे हैं अपन, ठीक है? जैसे कि डायरेक्टर है कोई कंपनी का, उसका डायरेक्टर का भाई, बरोबर? सच पर्सन्स आर रिलेटेड पर्सन और रिलेटेड पार्टी। इनके साथ में देयर आर मेजॉरिटी चांसेस कि इनके साथ में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ हो, राइट? उनको बेनिफिट देने के लिए या अपने आप को बेनिफिट के लिए हो सकता है, बहुत सारे सिर्फ नाम के एंटिटीज बनाए जाते हैं, राइट? जैसे लेट्स से डायरेक्टर है एक कंपनी का, अब उसके पास में पावर है, वो किसी को भी पेमेंट वगैरह कर सकता है, किसी को भी कोई भी मतलब कैश फ्लो उसके हाथ में है, पैसा देना लेना उसके ऑथराइजेशन के उसके पावर से होता है। इसने क्या बोला अपने भाई को, तो एक काम कर, तू तेरी एक फर्म बना सिर्फ नाम की, या कोई कंपनी बना या एंटिटी बना, अपन ऐसा बताएंगे कि तूने क्या किया है, यहां पर सर्विसेज दी है, जो कि एक्चुअली दी नहीं है, राइट? एक दिन ऐसी कंपनी में आया, काम हो गया उसका, ये बोल के मैंने सर्विसेज दी है आकर के, और इसने क्या किया, इनको पेमेंट करवा दिया 5 लाख का, बरोबर? 2.5 लाख डायरेक्टर के, 2.5 लाख भाई के, हो सकता है ऐसा। तो ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है ना, इसको अलग से डिस्क्लोजर वगैरह रिक्वायर्ड होता है, इसके अलग से रिक्वायरमेंट्स है, उसके अभी उसमें जाने की अपने को जरूरत नहीं है, बट बेसिकली वो बोल रहे हैं कि इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट एंटिटी एंटर्ड इनटू सम ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, ऐसे
Such transaction may be only paper transaction and may not have actually occurred. And auditor, उसको कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है? नहीं पता चल सकता, right? Auditor may not be aware of such related party transaction or audit procedure may not be able to detect probable wrongdoing in such a transactions. और इस केस में there are majority chances कि ऑडिटर क्या करे, हो सकता है सही से चेक ना कर पाए और अपना 100% एक्यूरेसी से ना बोल पाए और ऑडिट रिस्क के चलते गलत ओपिनियन दे दे. ऑडिट रिस्क क्या बोल दिया सर आपने? आएंगे अपन, उस पर भी आएंगे. अभी तक 2 पॉइंट पढ़े अपन ने. अपन क्या पढ़ रहे हैं? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. उसमें पहला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही ऐसी है, राइट. दूसरा क्या है? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन है. 100% चेकिंग नहीं की जा सकती. लीगल लिमिटेशन है, मैनेजमेंट को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता. उसके बाद में अनस्क्रूपुलस एंड डिसऑनेस्ट लोग हैं जो कि कंसील कर सकते हैं फ्रॉड को थ्रू फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, एंड प्लस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में भी ऐसा हो सकता है. तीसरी पॉइंट या तीसरी चीज, ऑडिट इज नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इस पे तो अपन ने पूरा डिस्कशन किया. ऑडिट क्या है? इन्वेस्टिगेशन है क्या? नहीं. इन्वेस्टिगेशन अलग है, ऑडिट अलग है. एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन. हेंस ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. Fourth point, timeliness of financial reporting and decrease in relevance of information over time. इसमें भी 2 पॉइंट्स, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड दूसरा क्या है? डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम. पहला पॉइंट, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. देखो ये पॉइंट क्या बोलता है कि ऑडिटर चेक करने आ रहा है, ठीक है. अब वो चाहे तो वैसे डिटेल में चेक कर सकता है, ठीक है, पर उसके पास में भी ऐसा कितना भी टाइम लो ऐसा उसके पास में नहीं रहता. उसको भी टाइम फ्रेम रहती है, उसको भी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर ही पूरा ऑडिट कंप्लीट करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, राइट. इसके वजह से वो एक्सटेंसिव, एकदम डिटेल में सब कुछ चेकिंग नहीं कर सकता. Auditor cannot verify each and every matter. एक और चीज इसमें, balance has to be struck between reliability of information and cost of obtaining it. Balance has to be struck between reliability of information and cost of obtaining it. देखो कभी कभी क्या होता है, लेट्स से कंपनी ने खर्चा बताया है 1000 की स्टेशनरी. कंपनी बोल रही है अरे वो स्टेशनर से बिल नहीं आया, वो कुछ तो भी मतलब उसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम था, उसने अच्छे से बिल नहीं दिया था वो टाइम पर सही से. ऑडिटर बोला नहीं, अभी के अभी जाकर के लेके आओ. अब वो स्टेशनरी के वाले के पास में जाने के लिए कंपनी के 2 आदमी कैब करके गए, बीच में रुके, वापस आए, उसी में 1500 रुपए लग गए. डज इट मेक सेंस? 1000 के अमाउंट की चेकिंग के लिए आप 1500 रुपए लगा दे रहे हो? नहीं. यहां पर ये ऑडिटर को समझना पड़ेगा कि ये अमाउंट बहुत छोटा है, इममटेरियल है, इस पर अपने को ज्यादा चेकिंग नहीं करनी चाहिए. बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट. छोटा सा अमाउंट है, इममटेरियल है, वो मैनेजमेंट के बेसिस पर रिलाय कर सकता है कि भाई ठीक है. एंड एक तीसरी चीज, relevance of information decreases over time. Consider, for example, auditor who is conducting audit from last 2 years, he has sought detailed information from management. During his 3rd year, he chooses to rely upon same information obtained in the 2nd year. It is possible that something new has happened and that information is not relevant. एक ऑडिटर जब एक कंपनी का ऑडिट करते रहता है तो बहुत सारी चीजों में नहीं, क्या उसको एक टाइम के बाद में कंफर्ट आ जाता है कि हाँ ये चीज तो बरोबर है, ये चीज ऐसे ऐसे चलती है, ये चीज मेरे को पता है, बरोबर. और वो आगे चल के क्या करता है, पहले के अपने जजमेंट पर रिलाय कर लेता है
जैसे लेट से ऑडिटर 2 साल से 3 साल से 2 साल से ये कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, उसने 2 साल लगातार फिजिकल असेट्स जो है ना वो जाकर के वेरीफाई किए, जो एक बड़ी मशीन थी उनकी दूसरे फैक्ट्री पर, वो जाके हर साल दोनों साल वेरीफाई किया है, सही से प्रॉपरली सब कुछ चल रहा है, मशीन में कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ भी वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। अब थर्ड ईयर जब वो ऑडिट करने आया ना तो उसने क्या सोचा, अरे यार 2 साल तो देख करके आ गया मैं, वहां पर जाने आने में टाइम लगता है, खर्चा लगता है, काय को जबरदस्ती, ये सब सही से होगा, और वो उसको टिक कर देता है कि असेट बरोबर है। पर हो सकता है थर्ड ईयर में कि वहां पर मशीन खराब हो गई हो, मशीन हो ही ना, पर फिर भी क्या बता रहे हैं ये लोग, बुक्स में बता रहे हैं, बरोबर। तो जो इंफॉर्मेशन पे आपने रिलाई किया है उसकी रिलेवेंस जो है डिक्रीज होती जाती है ओवर द टाइम। पहले के 2 साल में आपने किया और रिलेवेंट था, बट थर्ड साल में आपने उस पर रिलाई किया, वो सही नहीं हो, ऐसा भी चांसेस है, राइट, गेटिंग द पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है। सो द इंफॉर्मेशन बीइंग रिलाइड अपॉन बाय द ऑडिटर इज नॉट टाइमली एंड मे हैव लॉस्ट इट्स रिलायबिलिटी। may have lost its reliability. FDs, let's say FD है की हुई कंपनी ने, ऑडिटर 2-3 साल से कर रहा था ऑडिट, उसको कंफर्ट आ गया, 2-3 साल उसने कंटिन्यूअसली नहीं किया, बैंक से भी कंफर्मेशन मांगा कि भैया बरोबर है ना, बरोबर है ना, बरोबर है ना, 3 साल तक हो गया, उसको भरोसा आ गया, ठीक है। 4th ईयर में उसने ये चीज चेक ही नहीं किया, उसको लगता है सब सही है, बट 4th ईयर में क्या किया था कंपनी ने, एफडी को कहीं पर प्लेज कर दिया था, उसके अगेंस्ट लोन वगैरह ले लिया था, और इस चीज को डिस्क्लोज ही नहीं किया, छूट गया ना वो पॉइंट, तो बरोबर। इस तरीके से भी देयर माइट बी डिक्रीज इन द रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, जिसके वजह से हो सकता है कि ऑडिटर जो है अपना गलत ओपिनियन दे। इसमें अपन ने 3 पॉइंट्स पढ़े वैसे देखे जाए तो, पहला ये रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर टाइम, दूसरा क्या, ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर, एंड तीसरा क्या, बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट। सेकेंड और थर्ड काइंड ऑफ रिलेटेड ही है, बट आपको याद रखने के लिए ऐसे 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। ओके, एंड लास्ट चीज, फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस may affect entity adversely. Adverse events may seriously affect ability to continue its business. आपने फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ा था, तो बेसिक फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग जैसा कुछ पढ़ा था क्या? गोइंग कंसर्न और एक्रूअल बेसिस, कंसिस्टेंसी, ये 3 वर्ड्स ध्यान में आ रहे हैं क्या? है क्या फाउंडेशन में? है कि नहीं? मेरे को भी 100% श्योर नहीं है। ठीक है, देखो कभी भी आपके अकाउंट्स वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं तो उसमें है ना 3 बेसिक फंडामेंटल अजम्पशंस लिए जाते हैं। कौन से? पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा क्या बोला अपन ने, कंसिस्टेंसी, एंड एक और होता है एक्रूअल। अपने लिए ये दोनों अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए गोइंग कंसर्न है, वैसे तो आपको और डिटेल में अकाउंट्स में आएगा, बट जस्ट अपने इसके लिए बता दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं ना, वो इस अजम्पशन पर बनाए जाते हैं कि एंटिटी बंद नहीं हो रही है, वो कंटिन्यू उसका बिजनेस अभी रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर बंद हो रही है तो क्या करना पड़ता है, बहुत सारे असेट्स वगैरह जो है ना उसको अपने को इसका कितना मिलेगा वो वैल्यू पे बैलेंस शीट में इंक्लूड करना पड़ता है, एक्चुअल वैल्यू पे नहीं। ठीक है, और भी बहुत सारे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स होते हैं जो कि करने पड़ते हैं अगर आपका ये वाला अजम्पशन इनवैलिड रहता है तो बेसिक अजम्पशन क्या रहता है कि भाई कंपनी चलती रहेगी,
ठीक है, कोई कंपनी में दिक्कत नहीं है। और ऑडिटर भी ऑडिट करता है तो इसी बेसिस पर करता है कि हाँ भाई कंपनी चलती रहेगी, मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न का अजम्पशन लिया है वो सही से लिया है या नहीं, ये ऑडिटर एक बार देखता है। कहीं कोई दिक्कत तो दिख नहीं रही है मैनेजमेंट में, मतलब या फिर कंपनी में आगे चलने की, इतना वेरीफाई करता है ऑडिटर एंड उसके बेसिस पर ऑडिट करता है। ठीक है, अब लेट से मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न लिया, अजम्पशन बरोबर, ऑडिटर को भी दिखा ठीक है नॉर्मली सब कुछ चल रहा है, ठीक है, और आगे भी फोरसीएबल फ्यूचर में ये कंपनी क्या रहेगी, चलती रहेगी। पर कल किसने देखा, राइट? हो सकता है फ्यूचर इवेंट्स या कंडीशंस एडवर्सली अफेक्ट करे एंटिटी को, कुछ ऐसे एडवर्स इवेंट्स हो जाए जो कि सीरियसली अफेक्ट कर दे एबिलिटी टू कंटिन्यू द बिजनेस, राइट? क्या बोला मैंने, फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस ऐसे हो सकते हैं जो कि क्या करे, एडवर्सली अफेक्ट करे एंटिटी को, राइट? एडवर्स इवेंट्स में सीरियसली अफेक्ट द एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस, दैट इज गोइंग कंसर्न इनवैलिडेट हो जाएगा, दैट इज कंपनी हो सकता है आगे चल के अपना बिजनेस कंटिन्यू ना कर पाए फ्यूचर एडवर्स इवेंट्स की वजह से, बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट। कौन सी चीजों की वजह से हो सकता है, कौन से ऐसे एडवर्स इवेंट हो सकते हैं, अगेन 3 पॉइंट। पहला, चेंज इन मार्केट कंडीशन, लगे तो ये लिख लो, फर्स्ट चेंज इन मार्केट कंडीशन, उसके नीचे एक लाइन छोड़ देना, एग्जाम्पल भी लिखेंगे अपन। दूसरा, एमर्जेंस ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स और प्रोडक्ट्स, और तीसरा, ड्यू टू ऑनसेट ऑफ सम एडवर्स इवेंट्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इन्होंने, फ्यूचर इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसके वजह से एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर अफेक्ट हो जाए। पहला रीजन क्या हो सकता है, या पहला फैक्टर ऐसा क्या हो सकता है, चेंज इन मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशंस ही चेंज हो गई। लेट से अभी रिसेंट पास्ट ईयर्स में देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन, राइट? क्लोथ्स बोलो, अपनी क्लासेस बोलो, उसके बाद में ग्रोसरी बोलो, बेसिकली जेप्टो वगैरह सब कुछ, रेस्टोरेंट फूड बोलो, राइट, ऑनलाइन के थ्रू आ जाता है। बेसिक जो किराने की दुकान रहती है वो सारी चीजें भी अपने को ऑनलाइन मिल जाती है, बरोबर। इसके वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रेलेवेंस खत्म हो गया है या बहुत कम हो गया है, कब बंद हो जाए पता नहीं, राइट? जो फिजिकल पे जिनका सबसे ज्यादा जोर था, क्लोथ्स ब्रांड बोलो या कुछ और बोलो, जिनका कुछ ऑनलाइन वगैरह नहीं है, ठीक है, अभी चल रहे हैं मेजॉरिटी, बट बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो बंद हो जाए, बरोबर। दैट कैन बी एग्जांपल ऑफ चेंज इन मार्केट कंडीशंस। एक और उसका एग्जांपल है नोकिया। नोकिया ने पहले ऐसा टाइम था, आज से कुछ 10-12 साल 15 साल पहले, कि मोबाइल मतलब नोकिया, नोकिया के अलावा और कोई बड़ा ब्रांड, ये सैमसंग वगैरह, वन प्लस वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है। मोबाइल मतलब क्या, नोकिया एकदम काइंड ऑफ मोनोपोली था उसका। बट फिर क्या हुआ, एंड्रॉइड आया। एंड्रॉइड किसके पास में गया था पहले, नोकिया के पास में। बट नोकिया वालों ने क्या बोला, हम नहीं लेंगे एंड्रॉइड, हम पहले से ही बेस्ट है। वो चले गए सैमसंग वालों के पास में, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आज नोकिया के मोबाइल दिखते हैं क्या कहीं पर, किसी के पास दिखते हैं, बहुत रेयर। चेंज इन मार्केट कंडीशन। दूसरा, इमर्जेंस ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स और प्रोडक्ट्स। पहले है ना, मे बी आपके एरिया, आपके एरा में, या फिर आप जब छोटे थे तब, तो किसी ने वो ऑडियो कैसेट्स देखी है क्या, ऐसी आती थी, बीच में 2 होल्स रहते थे, देखिए, ये ऐसी दिखती थी वो अपनी,
ऑडियो कैसेट बोलते थे ना उसको, ये ऐसे टाइप्स की वो टेप रिकॉर्डर में लगती थी एंड उसमें वो गाने जो है पहले रिकॉर्ड किए जाते थे एंड बाद में उसको उसमें प्ले करके वो प्ले होते थे। आज दिखते भी है क्या अपने को? नहीं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो कि इसमें काम करती थी, बट बिकॉज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, मोबाइल्स बोलो या फिर ऑनलाइन सॉन्ग्स बोलो, क्या हुआ है, डिजिटल वे में सॉन्ग्स बोलो, इसका रेलेवेंस खत्म हो गया है। ऐसी कंपनीज ही बहुत सारी खत्म हो गई है। पहले सीडीज, मूवी की सीडीज बहुत ज्यादा चलती थी, राइट? रेंट का बिजनेस था बहुत लोगों का कि एक दो दिन के लिए रेंट पर सीडी देते थे वो लोग एंड जो अपन मतलब ऐसा खरीद के ला करके देख करके उनको वापस दे देते थे, ठीक है? आज नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इसमें अभी मतलब सीडी कभी देखी भी है क्या अपन ने? नहीं, राइट? ऐसा होता है इमर्जेंस ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स एंड प्रोडक्ट्स के वजह से कंपनी में लूज इट्स रेलेवेंस। एंड तीसरा, ड्यू टू ऑनसेट ऑफ सम एडवर्स इवेंट्स, हो सकता है कुछ एडवर्स इवेंट्स हो जाए जो अपने कंट्रोल में नहीं है, वॉर, फायर, नेचुरल कैलेमिटी, कोविड में कितने सारे बिजनेसेस बंद हो गए, राइट? ऐसे फ्यूचर इवेंट्स कोई प्रेडिक्ट कर सकता है क्या? कोई नहीं। हो सकता है ऑडिटर ने अभी साइन करके बोला हो कि हाँ सब सही चल रहा है, कि सब कुछ आगे सही रहेगा, हो सकता है अगले साल कंपनी बंद हो जाए, राइट? पर ये इसमें ऑडिटर की भी गलती है क्या? नहीं, ये इनहेरेंट लिमिटेशन है, बरोबर? तो इन सब कारणों के चलते, इन सभी कारणों के चलते, देयरफॉर इन व्यू ऑफ अबव फैक्टर्स, ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड अ गारंटी that financial statements are free from material misstatements due to fraud and error. कौन से 5 पॉइंट्स बोले अपन ने इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में? पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, उसके बाद में नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चौथा टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस ओवर टाइम, एंड पांचवा फ्यूचर इवेंट्स। एक बार क्विकली समराइज करें इसको। पहले पॉइंट में क्या देखा था अपन ने? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही ऐसी है कि भाई देखो उसमें जजमेंट्स इन्वॉल्व है, उसमें क्या है, सब्जेक्टिव डिसीजन एंड डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है, जिसके वजह से 100% कौन सा जजमेंट सही है ये अपन नहीं बोल सकते। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल लगाए जाते हैं, बट इंटरनल कंट्रोल जिस तरीके से काम करने चाहिए वैसे ही करेंगे ये जरूरी नहीं है, राइट? दूसरा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में क्या बोला? देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। कौन से लिमिटेशन? प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है? ऑडिटर ने क्या करना पड़ता है, सारे बैलेंसेस, सारे ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकता वो प्रैक्टिकली, राइट? लीगल लिमिटेशन क्या है कि मैनेजमेंट से कुछ मांगे और मैनेजमेंट ना दे तो उसके पास में कोई लीगल पावर्स नहीं है टू काउंटर द मैनेजमेंट। देन हो सकता है मैनेजमेंट में क्या हो, अनस्क्रूपुलस एंड डिसऑनेस्ट लोग हो, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे, सोफिस्टिकेटेड मेथड्स डिजाइन करे टू कंसील द फ्रॉड, राइट? जिसके वजह से ऑडिटर डिटेक्ट ना कर पाए। ऑथेंटिक है या नहीं डॉक्यूमेंट्स ये भी अपन समझ नहीं सकते हैं जल्दी से अगर फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स ला दिए गए। एंड उसमें एक और पॉइंट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी हो सकता है ऑडिटर सही से डिटेक्ट ना कर पाए। तीसरा पॉइंट, ऑडिट इज नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चौथा पॉइंट, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस। इसमें अपन ने मेनली 2 पॉइंट थे वैसे, बट इसमें 3 पॉइंट अपन ने किए थे। पहला वाला, रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर टाइम, राइट? 2 साल में पहले जो अपन ने सोचा हो सकता है तीसरा साल वैसा ना हो। उसके बाद में ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर, क्योंकि उसके पास में टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, टाइम में ही करना पड़ता है। एंड बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट। एंड लास्टली, फ्यूचर इवेंट्स। क्या हो सकता है फ्यूचर? बेसिकली तो गोइंग कंसर्न बेसिस पर डॉक्यूमेंट्स बोल रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, बट हो सकता है कि देयर माइट बी फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन दैट में अफेक्ट एंटिटी एडवर्सली। एडवर्स इवेंट्स जो कि सीरियसली अफेक्ट करेंगे एबिलिटी टू कंटिन्यू बिजनेस में सीज टू एग्जिट। कितने कंडीशन है या कितने पॉइंट्स है उसमें? 3। चेंज इन मार्केट कंडीशन, इमर्जेंस ऑफ न्यू मॉडल्स और प्रोडक्ट्स, एंड तीसरा, ऑनसेट ऑफ सम एडवर्स इवेंट्स। ऐसा हो सकता है। इसी को इन्होंने भी समराइज किया है नीचे। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट SA 200
overall objective of independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing. क्या बोलता है वो? ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट, ना तो ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जाता है और ना ही वो प्रैक्टिकली कर सकता है ऑडिट रिस्क को जीरो। ये ऑडिट रिस्क क्या है, ये चीज लिख लो, अपन इस पे डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में, बट यहां पर भी एक बार लिख लो। ऑडिट रिस्क रेफर्स टू the risk that audit risk refers to the risk that an auditor may issue an inappropriate opinion. An auditor may issue an inappropriate opinion on the financial statements that are materially misstated. That are materially misstated. Audit risk refers to the risk that an auditor may issue an inappropriate opinion on financial statements that are materially misstated. Audit risk में फर्दर इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, उसमें अपन अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा जब इस पे बात करेंगे डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में तब जाएंगे। अभी के लिए समझो ऑडिट रिस्क क्या है। ऑडिट रिस्क ये है कि हो सकता है ऑडिटर गलत ओपिनियन दे दे ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है उसको वो बोल दे कि नहीं सब कुछ सही सही से चल रहा है, ठीक है। ऐसी गलती, ऐसी रिस्क हो सकती है एंड दैट रिस्क इज कॉल्ड ऑडिट रिस्क, ठीक है। ऑडिट रिस्क को कम करना जरूरी है बट इसको जीरो वो कभी भी नहीं कर सकता। अगर जीरो कर दिया तो फिर कौन सा एश्योरेंस हो जाएगा? एब्सोल्यूट या कंप्लीट एश्योरेंस हो जाएगा, राइट। पर क्योंकि ऑडिट रिस्क हमेशा हमेशा रहेगी, किन किन वजहों से क्यों रहेगी हमेशा ऑडिट रिस्क? क्या पढ़े ऊपर अपन ने? उसका मेन हेडिंग क्या था? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के वजह से ऑडिट रिस्क को कभी भी जीरो नहीं किया जा सकता। Auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero because there are inherent limitations of audit, right? बस ऐसे ही कनेक्ट करते करते अगर अपन पढ़ते गए, ऐसी ही लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है कि आप सही सही लिखो। एक बार ये बॉक्स पूरा पढ़ेंगे क्या सब लोग? बस ऊपर का ही वापस समरी उन्होंने दिया है। ठीक, परफेक्ट।
लैंग्वेज और इससे काम करते हैं अपन एक छोटा सा क्वेश्चन बैंक आपको थोड़े दिन में मिल जाएगी, प्रोसेस में हो इसमें से एक क्वेश्चन पहले, नहीं एक मिनट, ये वाला भी नहीं, ये वाला क्वेश्चन सब लोग लिखेंगे आंसर, जो समझ में आता है जैसा आता है। लेट्स से दिस इज फॉर 2 मार्क्स। Let me know once done. हो गया? चलो स्टॉप। ये भी टाइम एक्चुअली काफी ज्यादा दिया अपन ने। क्या बोल रहे हैं सबसे पहले तो ये बताओ, करेक्ट इनकरेक्ट? इनकरेक्ट 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 कि करेक्ट? लिखा क्या है? क्या बोल रहे हैं वो? वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। The preparation of financial statement does not involve judgment by management in applying the requirements of entities applicable financial reporting framework to the facts and circumstances of the entity. ये क्या है? false है, incorrect statement है। क्यों? क्योंकि the preparation of financial statements always involve judgments by the management and वहां पर वो क्या रहती है? uncertainty and subjectivity रहती है। इट इज इनकरेक्ट और फॉल्स वी कैन से। देखो अब यहां पर इन्होंने इनकरेक्ट लिखा हुआ है, दिया हुआ है,
इट्स ओके, ट्रू और फॉल्स पूछा है आपने, करेक्ट इनकरेक्ट लिखा चल जाता है, बट ट्राई करो जो पूछा है वर्ड वो ही अपन लिख दे, ट्रू और फॉल्स और करेक्ट इनकरेक्ट, राइट। प्रिपरेशन of financial statements involves judgment by management in applying requirements of the entities applicable financial reporting frameworks to the facts and circumstances of the entity. In addition, many financial statements items involve subjective decisions or assessment or a degree of uncertainty, and there may be range of acceptable interpretation or judgment that may be made. ये हो गए आपके कीवर्ड जो आपके आंसर में आने जरूरी है। ये हो गया, इट इन्वॉल्व्स जजमेंट, ये तो क्वेश्चन का ही रिपीटेशन है, इन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंटिटी, राइट। ऐसे आपके इसमें कीवर्ड्स आने जरूरी है, जो अपन हाईलाइट कर रहे हैं, जो मैं पॉइंट्स पर स्ट्रेस कर रहा हूं वो आपके आंसर में आने चाहिए। और वो कब आएंगे? बार बार जब अपन रिवाइज करेंगे मॉड्यूल से, तभी वो कीवर्ड्स अपने आएंगे। प्लस लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस की थी सबने, तभी लॉ में मार्क्स आए हैं फाउंडेशन में। ऑडिट में भी आपको वैसा करना पड़ेगा, जैसा अपन फाउंडेशन में बोलते थे ना कि लॉ पास तो फाउंडेशन ऑलमोस्ट पास, वैसे ही इंटर में ऑडिट पास तो ऑलमोस्ट इंटर पास। बाकी सारे सब्जेक्ट्स बहुत सारे प्रैक्टिकल है, राइट। सेकेंड ग्रुप की अगर अपन बात करें तो कॉस्टिंग और एफएम, मतलब आपका 1.5 सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल है। उसके बाद में एसएम जो है वो भी इतना ज्यादा, मतलब एसएम भी इज ऑल्सो 50 मार्क्स का है थियोरेटिकल, बट स्टिल इट इज कंपेरेटिवली इजियर। पर जो कीवर्ड्स और ये चीजें हैं वो आपको ऑडिट में ही उसकी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बार 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 लगातार जब भी टाइम मिले, जैसा भी मिले, मॉड्यूल उठा करके पढ़ना चालू कर देना। आपको थोड़े दिन में क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी तब से चालू अपन कर देंगे और ज्यादा डिटेल में। आज भी एक क्वेश्चन देखते हैं, बाद में लिखते हैं अपन। पहले आपको जो ऑडिट का पेपर था ना, उसमें पहला जो एक क्वेश्चन आता था दैट वाज फॉर आई थिंक 14 मार्क्स, उसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही आते थे ऐसे टाइप के। दैट वाज कंपैरेटिवली इजियर टू क्रैक। पर फिर वो एमसीक्यू भी आ गया, एक अटेम्प्ट था शायद जहां पर एमसीक्यू प्लस वो ट्रू और फॉल्स सब थे, बट उसके बाद में वो अभी निकाल दिए गए। बट बीच बीच में कभी तो भी एक आधा क्वेश्चन ऐसा 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए वो पूछ सकते हैं, इनकरेक्ट करेक्ट के लिए। पूरा तो 14 मार्क का आई डोंट थिंक वो कभी पूछेंगे, बट ऐसा आ सकता है, ठीक है। परफेक्ट, चलेंगे आगे। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज एन एंगेजमेंट? एंगेजमेंट मतलब क्या? क्या पता है आपको? वो वाली नहीं, ऑडिटिंग के टर्म्स में। ऑडिटिंग के टर्म्स में तो नहीं पता होगा, बट एंगेजमेंट मतलब क्या होता है? बेसिकली इट मींस अरेंजमेंट टू डू समथिंग। लिटरल मीनिंग निकाले तो वो वाली एंगेजमेंट भी इट इज एन अग्रीमेंट टू डू समथिंग, टू मैरी, राइट। सो एंगेजमेंट बेसिकली क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग। हमने कुछ तो भी अग्री किया है कि हम कुछ तो भी करने वाले हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग इट मींस formal agreement between auditor and client under which auditor agrees to provide auditing services. एक ऑडिटर को क्लाइंट अपॉइंट करता है, इसका मतलब क्लाइंट एंगेज करता है ऑडिटर को, ओके। जो ऑडिटर अग्री करता है, हां मैं आपका ऑडिट करूंगा, दैट इज एन एंगेजमेंट, ठीक है। एंड उसका एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह बनता है विच इज कॉल्ड एंगेजमेंट लेटर, जिसमें सारी आपकी डिटेल्स, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वगैरह, बहुत सारी चीजें लिखी जाती है उसमें एंगेजमेंट लेटर में। इट टेक्स शेप ऑफ एंगेजमेंट लेटर। उसी का एक पॉइंट दिया है अपने को, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। देखो अपने पहला दिन याद है कि अपन ने बोला था अलग अलग टाइप के ऑडिट्स होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, कॉन्करेंट। इंटरनल कॉन्करेंट अभी ज्यादा अपने लिए रिलेवेंट नहीं है, अपना मेन फोकस रहेगा एक्सटर्नल ऑडिट पर, ठीक है। एक्सटर्नल या स्टैट्यूटरी अपन जिसको बोलते हैं, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। उसका पर्पस क्या रहता है? उसका पर्पस वो ही है टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स।
जो उन ऑडिटेड स्टेटमेंट्स को यूज करने वाले हैं उनका भरोसा बढ़ाना, ये हमारा पर्पस रहता है। एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट का पर्पस रहता है कि हमारा ऑडिट देख करके सामने वाले को क्या है, भरोसा आए। Such engagements are reasonable assurance engagements. For example, in India, companies are required to get their annual accounts audited by external auditor. अब कहीं कहीं पर क्या है, ये लीगली रिक्वायर्ड है, किसी किसी के लिए, किसी किसी एंटिटीज के लिए ये लीगली रिक्वायर्ड है कि आपको एक्सटर्नली ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। लॉ में दिया हुआ है, उनको जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से उनको कराना ही पड़ेगा। जैसे कि कंपनीज, उनको करवाना ही पड़ेगा। पर कभी कभी इवन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में चूज टू हैव देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। जो नॉन कॉर्पोरेट है, मतलब जो कंपनीज नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज को, वैसे तो बहुत सारी चीजों को, या फिर पार्टनरशिप फर्म बोलो, उनका भी टर्नओवर वगैरह रिलेटेड उनको भी रिक्वायरमेंट्स होती है। बट बहुत सारे लोग बोलो, बहुत सारी फर्म्स बोलो, जिनको मैंडेटरीली रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी वो ऑडिट करवा लेते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। क्या बेनिफिट्स है ऑडिट के, वो अपन नीचे देख लेंगे। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट और व्हाई ऑडिट इज नीडेड। जो ये ऐसे शुरुआत में वर्ड्स दिए रहते हैं ना, या हेडिंग्स दी रहती है, उस पे भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है बहुत बार वैसे उसके टाइप से भी आ जाता है। आपको देंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, या फिर आपको ऐसा दे देंगे व्हाई ऑडिट इज नीडेड। आपको वो याद करके लिखना पड़ेगा कि व्हाई ऑडिट इज नीडेड इज बेनिफिट्स। ठीक है, देखते हैं। पहला बेनिफिट क्या मिलता है हमको ऑडिट से? ऑडिटेड अकाउंट प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू यूजर्स दैट इंफॉर्मेशन दे आर रिलाइंग इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के नीचे लगे तो लिख लो ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल। And it is the outcome of an exercise carried out by following standards on auditing standards recognized globally. अगर कोई पर्सन अपने अकाउंट्स ऑडिट करवा लेता है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करवा लेता है, तो क्या होता है, जो उसके यूजर्स है उनको एक भरोसा मिलता है। जो स्टेक होल्डर्स है उनको क्या मिलता है, भरोसा मिलता है। जो लोग उस इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनको भरोसा मिलता है कि हाँ भाई, मैं ये इस पर भरोसा करता हूं, ये एक हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन है जो कि एक एक्सपर्ट ने एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स चेक की है। एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, दैट इज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, इसके हिसाब से प्रॉपर एक एक्सपर्ट ने चेक की है, इस पर मैं भरोसा कर सकता हूं, ये हाई क्वालिटी की इंफॉर्मेशन है। ऐसा ही नहीं है कि किसी ने भी बना करके दे दिया है। ठीक, यहां पर आपका कीवर्ड आ गया प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। दे आर रिलाइंग इज क्वालिटेटिव एन आउटकम ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। दूसरी चीज या दूसरा बेनिफिट, कंपनीज में, कंपनी के बारे में अपन ने जब पढ़ा था फाउंडेशन लेवल पर भी, अपन ने ये देखा था कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट। अब एक्चुअल कंपनी के ओनर्स जो है वो तो शेयर होल्डर्स ही है इन अ वे, ठीक है। पर कंपनी को मैनेज शेयर होल्डर्स करते हैं क्या? कौन मैनेज करता है? डायरेक्टर्स रहते हैं, इंटरनल काम करने के लिए मैनेजर्स रहते हैं, राइट। तो शेयर होल्डर्स डेली वर्क में, डेली अफेयर्स में तो इन्वॉल्व नहीं है। उनको क्या चाहिए कि भाई हमने जिन लोगों को अपॉइंट किया है, जो डायरेक्टर्स वगैरह है, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, सही से कंपनी में सब कुछ चल रहा है या नहीं, इसका एश्योरेंस चाहिए उनको, राइट। उनको
क्या चाहिए? एक भरोसा चाहिए कि हाँ कोई तो भी पर्सन आकर के चेक करे और हमको ये भरोसा मिले कि क्या हमारे कंपनी में सब कुछ सही से चल रहा है। और ये भरोसा, ये जो नीड है भरोसे की, ये कौन पूरी करता है? ऑडिटर। शेयर होल्डर may or may not be involved in daily affairs. Generally they are not involved. The financial statements prepare कौन करता है? Management consisting of directors. As shareholders are the owners, they need independent mechanism so that financial information is qualitative and reliable. उनको एक इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए जिससे उनको पता चल सके कि हाँ भाई ये सब सही से हुआ है, अपने डायरेक्टर्स अपने साथ में ही बदमाशी नहीं कर रहे हैं, वो सही से काम कर रहे हैं, एंड हेंस देयर इंटरेस्ट इज सेफगार्डेड बाय एन ऑडिट। थर्ड पॉइंट या थर्ड बेनिफिट, ऑडिट एक्ट्स एज मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। अपन ब्रेक एक थोड़ा बाद में लेते हैं, 5-10 मिनट बाद। ऑडिट एक्ट्स एज मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, क्या बोल रहे हैं वो? देखो, अगर किसी पर्सन को ये पता रहा ना कि उसका काम चेक होने वाला है, तो वो उस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से करता है। एक बेसिक एग्जांपल यहां पर मैंने आपको बोला है, एक क्वेश्चन लिखो आपके हिसाब से, आपके मन से, प्रैक्टिस के लिए, और टाइम 10-15 मिनट, उसके बाद में कुछ नहीं। हो सकता है कुछ लोग लिखे सिंसियर जो हो सकता है मेजॉरिटी ना भी लिखे, बट अगर मैंने ऐसा बोला क्वेश्चन लिखो मैं आकर के चेक करूंगा, तो चांसेस है मेजॉरिटी सब लोग लिखेंगे, राइट? दैट इज द मॉरल चेक। और ऐसा ही मॉरल चेक एम्प्लॉइज पर भी रहता है जो कि कंपनी में काम करते हैं। उनको ये डर रहता है, उनपे ये क्या बोलते हैं, एक ये रहता है कि भाई अपना काम आकर के कोई तो भी इंडिपेंडेंट पर्सन चेक करने वाला है, कहीं गलती अगर कुछ अपन ने कर दी तो अपने जो है अपने को प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड हेंस इट एक्ट्स, ऑडिट एक्ट्स एज मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज फॉर फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड्स फॉर फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड बाय द ऑडिट। Fourth point, audited financial statements are helpful to government authorities for determining tax liabilities. Government जो है भरोसा करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कि भाई इन्होंने इतना प्रॉफिट बताया है, उस प्रॉफिट पर टैक्स भरा है, अब ये प्रॉफिट सही है, ये भरोसा गवर्नमेंट करती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट। वरना ऐसे तो कोई भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देगा, मेरा प्रॉफिट हुआ ही नहीं बोल देगा, नो टैक्स, राइट? या फिर हो सकता है प्रॉफिट कम दिखा दे, ज्यादा तो नहीं बताएगा टैक्स के लिए, बट कम प्रॉफिट बता दे। गवर्नमेंट को अगर ऑडिट हुआ है तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी क्या मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है। इट इज हेल्पफुल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट बेनिफिट, अब कंपनीज को या फिर जो भी पर्सन ऑडिट करवा रहा है बेसिकली, उसको हो सकता है कंपनीज की बात करते हैं अपन, कंपनीज को लोन्स वगैरह बहुत सारे लेने रहते हैं। कंपनी शेयर होल्डर के पैसे से तो काम करती है, बट आई डोंट थिंक, बहुत रेयर कंपनीज ऐसी होती है जो बिना लोन के काम करती है, ठीक है? नो डेट वाली कंपनीज रहती है, बट वो बहुत कम रहती है। मेजॉरिटी पूरे अपने दुनिया में देखो तो बहुत सारे लोगों को लोन्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। लोन लेने के लिए कहां जाएंगे? ये बैंक में जाएंगे। बैंक वाले ऐसे ही किसी को भी उठे सुठे लोन नहीं देते, वो बोलेंगे क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाओ, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे ही कुछ भी बना करके उन्होंने ला दिया, बना करके तो कोई भी ला देगा, देखो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, हम एकदम बहुत कैश रिच कंपनी है, बहुत प्रॉफिट हो रहे हैं, राइट? ऐसा बता करके तो कोई भी लोन ले लेगा बैंक से। बैंक्स और लेंडर्स अपने क्रेडिट डिसीजन लेने के लिए कि हमको इसको देना है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए वो रिलाय करते हैं काय पर? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। नॉट जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो रिलाय करते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी रिलाइड अपॉन बाय लेंडर्स एंड बैंकर्स फॉर मेकिंग देयर क्रेडिट डिसीजन, वेदर टू लेंड और नॉट टू लेंड टू अ पर्टिकुलर एंटिटी। ऐसे ही सादे स्टेटमेंट्स के बेसिस पर वो लोन्स नहीं देते, उनको क्या लगेंगे? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगेंगे।
लास्ट बट वन, ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट फ्रॉड और एरर और बोथ। ये तो ऑडिट का पर्पज ये रहता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है बिकॉज ऑफ फ्रॉड और एरर और बोथ। ऑडिटर हो सकता है चेक करते टाइम पर कोई एरर हुआ है वो डिस्कवर कर ले, कोई फ्रॉड हुआ है उसको अनकवर कर दे, राइट, या दोनों को अनकवर कर दे अगर हुए हैं तो, दैट इज ऑल्सो अ बेनिफिट। एंड लास्ट, ऑडिट रिव्यूज existence and operations of various controls operating in an entity। कौन से कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं ये? ऑडिटर रिव्यूज एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स लगाता कौन है? मैनेजमेंट। पर वो सही है क्या, सही में है क्या, और ऑपरेट भी कर रहे हैं क्या, इसको रिव्यू करता है जाकर के ऑडिटर। मैनेजमेंट ने बोला हमने 2 पर्सन को बिठाया है, सीसीटीवी भी लगाया है, ऑडिटर जाकर के देखेगा कि दोनों आ रहे हैं, सीसीटीवी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक टेस्ट डमी ट्रांजैक्शन में भी रन कर देगा, देखेगा कि सही में जैसा आउटपुट आना चाहिए वैसा ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। ऑडिटर रिव्यूज एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इन एन एंटिटी, हेंस इट इज यूजफुल एट पॉइंटिंग आउट डेफिशिएंसीज। देन बेनिफिट्स, क्या बोले अपन ने बेनिफिट्स में? कितने पॉइंट्स बोले अपन ने? 1 2 3 4 5 6 7। पहला वाला पॉइंट, प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, राइट, क्वालिटेटिव एंड आउटकम ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। दूसरा पॉइंट, शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए? शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं डेली अफेयर्स में जनरली, मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व, दे नीड इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, they need independent mechanism that is qualitative and reliable, ठीक है, to safeguard their interest, and this interest is safeguarded by an audit। तीसरा पॉइंट, moral check on employees, right। फोर्थ पॉइंट, helpful for government authorities for determining tax liability, relied upon by lenders, bankers for making credit decision, and also detect fraud or error or both। And last point, reviews existence and operation of various controls। ऐसे जो है पॉइंट्स है। ये वाला जो अपना टॉपिक है इसका वेटेज अगर देखा जाए, पहला वाला, तो इसका वेटेज अराउंड 4 से 6 मार्क का देखे थे अपन ने, 4 से 6 ही देखा था ना, 4 से 6 मार्क्स का अराउंड वेटेज है इसका। एमसीक्यू भी आ सकते हैं, प्लस ये भी आ सकता है क्या, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव तो आता ही है, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे 4 से 6 मार्क्स के आपको एमसीक्यू ही पूछ ले, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हो सकता है, बट मोस्टली एमसीक्यू भी आता है एंड डिस्क्रिप्टिव भी आता है, ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, यहां पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद में वी विल कंटिन्यू।
चलिए गाइज एंड गर्ल्स, शैल वी रिज्यूम? ब्रेक में जाने के पहले अपन ने क्या पढ़ा था? बेनिफिट्स, राइट? बेनिफिट्स, एंगेजमेंट, ये सब क्या होता है ये अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट। जो अपन इतना पढ़ रहे हैं ऑडिट ऑडिट ऑडिट, ये हमेशा बेनिफिट्स तो पता है अपने को कि भाई करा लिया तो अच्छा है, बट कराना ही पड़ता है क्या कि वॉलेंट्री है? किसके लिए मैंडेटरी है? क्या सबके लिए मैंडेटरी है? क्या क्या सबके लिए वॉलेंट्री है? क्या देखते हैं। ऑडिट मैंडेटरी और वॉलेंट्री। It is not necessary that audit is always legally mandatory. देखो हमारे यहां पर हमारे स्ट्रक्चर की बात करें तो देयर आर सर्टन एंटिटीज जैसे कंपनीज जिनके लिए क्या है वो मैंडेटरी है, करवाना ही पड़ेगा, लॉ बोलता है, ठीक है। बट देयर आर सर्टन अदर एंटिटीज जिनके लिए क्या है वो वॉलेंटरी है, जिनको कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट वॉलेंटरी है। बहुत सारे लोग करवा लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करवाते। There are entities like companies who are compulsorily required under law to get their accounts audited. Even non-corporate entities, देखो मैंडेटरी अपन ने बोला, पहली चीज मैंडेटरी किसको है? कंपनीज को। सिर्फ कंपनीज को ही मैंडेटरी है क्या? नहीं। Even non-corporate entities may be compulsorily requiring audit of their accounts under tax law. आपके टैक्स लॉ में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है। एक है सेक्शन 142(2)A, जहां पर आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी डायरेक्ट कर सकती है कि आपको क्या करना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा, राइट? या फिर अगर एकदम और सिंपल अगर अपन बोले, इंडिया में टैक्स ऑडिट नाम सुना है? ये वर्ड कभी ना कभी तो सुना होगा, कान पे आया होगा, राइट? टैक्स ऑडिट भी कंपलसरी करवाना पड़ता है, पर उसकी नहीं, क्या एक थ्रेशोल्ड है। अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट के ऊपर गया, लिमिट इज 1 करोड़, ठीक है? अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, फॉर प्रोफेशनल्स इट इज 50 लाख, अगर उसके ऊपर जाता है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? मैंडेटरीली ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है? इट डजंट मैटर आप कंपनी हो या क्या हो, आपको वो करवाना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली एकदम डिटेल्ड जैसा कंपनीज एक्ट वगैरह बोलती है, कंपनीज एक्ट में इतना बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस, वो उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, वो इनको एप्लीकेबल नहीं होगा। For example, in India, every person is required to get accounts audited if turnover crosses certain threshold limit under income tax law. So, mandatory रह सकता है कंपनीज को तो है ही, प्लस नॉन कंपनीज, नॉन कॉर्पोरेट को भी मैंडेटरी है कुछ कुछ इसको, जैसे कि एक अंडर टैक्स लॉ, ठीक है? It is also possible that some entities like schools may be required to get their accounts audited for obtaining grant and assistance from government. गवर्नमेंट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को ऐसा बोलती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, स्कूल्स को, कि हम आपको ग्रांट देंगे, एक्रीशन देंगे, पर वो कब? सिर्फ जब आप अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाओ। ये भी काइंड ऑफ उनके लिए क्या हो गया? मैंडेटरी हो गया। पर ऑडिट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी फॉर अदर्स, इन लोगों के लिए है, उनके अलावा नॉट मैंडेटरी। मेनी एंटिटीज इसके बावजूद गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड वॉलेंटरीली बिकॉज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, जो कि बेनिफिट्स अपन ने ऊपर पढ़े हैं। मेनी सच कंसर्न्स हैव देयर इंटरनल रूल्स रिक्वायरिंग ऑडिट ड्यू टू एडवांटेजेस फ्लोइंग फ्रॉम एन ऑडिट। नाउ ये ऑडिटर जो प्राणी है, जो अपन बनने वाले हैं, उसको अपॉइंट कौन करता है? उसका एंगेजमेंट कौन करता है? क्या लगता है कौन अपॉइंट करता होगा उसको? मैनेजमेंट, ओके। देखो बेसिकली क्या बोल सकते हैं अपन, जनरली ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय ओनर्स, ठीक है? ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय ओनर्स और इन सम केसेस बाय कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नमेंट अथॉरिटीज। गवर्नमेंट की जो स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अथॉरिटीज है, वो भी कभी कभी क्या कर सकती है? ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। जैसे इन केस ऑफ कंपनीज,
कंपनीज में ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय मेंबर्स, दैट इज शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग. प्रैक्टिकल इसमें आपको बताऊं तो ऐसा कोई शेयर होल्डर कोई जाकर के ढूंढ करके ऑडिटर को चल रहे भाई ऐसा लेके नहीं आता. इट इज लाइक जनरली मैनेजमेंट एक रिकमेंड करती है एंड शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं. शेयर होल्डर्स भी रिकमेंड कर सकते हैं, उसके भी काफी सारे रूल्स है, बट जो बेसिक लेवल पे अपने जैसे शेयर होल्डर्स रहते हैं उनका इतना ज्यादा होल्डिंग ही नहीं रहता कि वो ऑडिटर को अपॉइंट वगैरह, उनसे उसको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता अपने को, राइट. बेसिकली उसको फाइनल अप्रूवल कौन देता है कंपनीज में? शेयर होल्डर्स. सो अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट नहीं. वो लोग क्या करते हैं? रिकमेंड काइंड ऑफ. प्रैक्टिकल फुटिंग पे मैं आपको बता रहा हूं. शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स एंड ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय देम इन एनुअल जनरल मीटिंग. ये मीटिंग्स वगैरह क्या होती है ये सब आपको आएगा लॉ ये सब्जेक्ट में. अगर किसी ने पढ़ा है, कोई ग्रुप 1 का है तो उसको आइडिया रहेगी. However, in case of government companies appointed by India, government companies in India, auditor is appointed by whom? Comptroller and Auditor General of India. जो गवर्नमेंट कंपनीज रहती है, गवर्नमेंट कंपनी पढ़ी थी अपन ने फाउंडेशन में, याद है क्या? वो जो कंपनीज होती है उनके ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट करती है. गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं करती, गवर्नमेंट इज थ्रू द गवर्नमेंट एक्ट करती है थ्रू द C&AG. ठीक है, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ये कौन है? ये एक इंडिया का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो बेसिकली अपन ऐसा बोल सकता है अपने इंडिया का मेन ऑडिटर. एकदम लेमन टर्म्स में आप समझना चाहो तो गवर्नमेंट का ऑडिटर एक वो ऐसी अथॉरिटी है. ठीक है. कौन करता है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट? ओनर्स. कंपनीज के इसमें कौन करेगा? ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स. कहां पर करेंगे शेयर होल्डर्स? एनुअल जनरल मीटिंग में. गवर्नमेंट कंपनीज है तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा वहां के ऑडिटर्स का? C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. पार्टनरशिप फर्म है तो वहां पर फिर पार्टनरशिप फर्म में कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर्स को? पार्टनर्स. वहां पर ओनर्स कौन है? पार्टनर्स. तो वहां पर पार्टनर्स मिलकर के अपॉइंट करेंगे. टेक केस ऑफ फर्म एंगेज्ड, हु engages an auditor. In such a case, auditor is appointed by the partners of the firm. Right? There may be situation in which auditor may be appointed by government authority in accordance with some law or regulation. देखो, वैसे तो ओनर्स करते हैं बट वहां पर भी गवर्नमेंट चाहे तो कभी कभी कोई लॉ के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कर सकती है. जैसे ऑडिटर में बी अपॉइंटेड अंडर टैक्स लॉज बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी. आपके रेफरेंस के लिए वहां पर लिखना हो तो लिख लो सेक्शन 142(2)(a. आपको टैक्स ये वाले सब्जेक्ट में आएगा, ग्रुप 1 वालों को आया होगा. वन 142 ब्रैकेट में 2A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. वो क्या है? वो गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी रहती है ना, उसको पावर देती है कि आपको अगर लगे तो आप ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो. प्रैक्टिकली में इट्स लाइक दे से द क्लाइंट या असेसी को बोलते हैं कि आप इसको ऐसा करो, आप ऑडिटर को अपॉइंट करके चेक करके हमको बताओ. ऑडिटर, इतना ऑडिट वगैरह सब अपन ने पढ़ लिया. ऑडिटर क्या करता है? अंत में रिपोर्ट देता है. वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? टू हुम द रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय एन ऑडिटर. देखो, उसको ऑडिटर की रिपोर्ट को यूज करना इज डिफरेंट है, बट ऑफिशियली उसको सबमिट किसको करना है? वो
सबमिट करने के बाद में यूज तो पूरी दुनिया कोई भी कर सकता, बट एक्चुअली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिपोर्ट सबमिट करने की किसको रहती है? जैसे कि आपके पेपर्स आप लिख करके सबमिट किसको करते हो? आईसीएआई को। मार्क्स आपके देखती पूरी दुनिया है भले, पर सबमिट अपन आईसीएआई को करते हैं। वैसे ही रिपोर्ट सबमिट किसको होती है? आउटकम ऑफ एन ऑडिट इज रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट इन विच ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन। रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द पर्सन मेकिंग द अपॉइंटमेंट। जो आपकी अपॉइंटमेंट कर रहा है उसको ही वो सबमिट की जाती है। इन केस ऑफ कंपनीज किसको सबमिट की जाएगी? शेयर होल्डर्स को। इन केस ऑफ फर्म किसको सबमिट की जाएगी? पार्टनर्स को। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज किसको सबमिट की जाएगी? सी एंड एजी को। राइट? परफेक्ट। नाउ केस स्टडी या उसके आगे जाने के पहले आपको है ना, मैं 3-4 मिनट का टाइम देता हूं। आपने 1 and 2 ये 2 पेजेस एक बार अच्छे से रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग एंड उसके नीचे वो ये वाला पार्ट यहां तक का। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं अपन। ठीक है, पहले ये वाला पेज आपके सामने। मूव करना रहे जब बताना।
डन क्या? आर वी डन? इसको कर देते हैं बंद। हियर्स योर क्वेश्चन। बुक निकालेंगे, सब पेन निकालेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। This is for 4 marks.
Let me know once done. वो आ गया। ठीक, लेट अस स्टॉप। कितने पॉइंट्स लिखे? 4 2 ओके। ये कीवर्ड्स आए हैं क्या? क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे वो? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहले आपको क्या की डेफिनेशन दे दी। एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली हाउ द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। उसमें अपना आंसर क्या आएगा? ये वाले सारे अपने पॉइंट्स। अब उसका आंसर ड्राफ्ट उन्होंने या फिर कैसे लिखा है अपन देखते हैं। अगेन पहले वाले का ऊपर का रिपीटेशन, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, जो डेफिनेशन दी है उसी का रिपीटेशन। एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन गिव्स अस ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। द ऑब्जेक्टिव, ये इन्होंने एडिशनल 2 पॉइंट डाले हैं, राइट? यहां पर ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ये जो ऊपर का है उसी को यहां पर वापस से उन्होंने तोड़ करके थोड़ा लिख दिया है। Objective is to express opinion on a financial statements. Person conducting this task should ensure financial statement would not mislead anybody. ये भी पार्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है, राइट? इसी को वापस लिख करके this they can do honestly by satisfying himself that, ये है आपके मेन पॉइंट्स। अब ये वाला जो पॉइंट है ऑफ एनी एंटिटी, ये आपने एडिशनली नहीं लिखा और टाइम पे नहीं ध्यान में आया, चलेगा। उन्होंने एक मॉडल आंसर में अपने को दिया है, बट आपका मेन जो चीज है वो आपकी ये आनी चाहिए। ऊपर का जो डेफिनेशन है वो रिपीटेशन प्लस ये यहां पर इतना पार्ट ऑब्जेक्टिव इज
टू एक्सप्रेस ओपिनियन एंड दिस ही कैन डू सो बाय सेटिस्फाइंग दिस। ये दोनों पार्ट एक्चुअली क्या है, आपके क्वेश्चन के ही पार्ट है, बट क्वेश्चन के पार्ट को भी उन्होंने कैसा एक्सप्लेनेटरी टाइप में लिखा है। गेटिंग? मेन पॉइंट्स है अपने ये। अकाउंट्स ड्रॉन अप विथ रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कैसे बने हैं? विथ रेफरेंस टू एंट्रीज इन बुक्स। एंट्रीज इन बुक्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। देखो, इसको ये पॉइंट्स को याद रखने के लिए पहला पॉइंट अपन बोल सकते हैं, सबसे पहले क्या होती है? एंट्री होती है बुक में, बरोबर। एंट्री के बाद में एंट्रीज इन द बुक्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। एंट्री है तो एंट्री को चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? बाय एडिक्वेटली एंट्रीज इन द बुक्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। उसके लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस अपने को चाहिए। साथ में यह भी देखना है अपने को कि ओमिशन वगैरह नहीं हुआ है, राइट? एक तो हो गया चेकिंग में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, एंड दूसरा ओमिशन नहीं हुआ है। नन ऑफ द एंट्रीज हैव बीन ओमिटेड इन कंपाइलेशन एंड नथिंग which is not in the books have found a place. इंफॉर्मेशन ये टोटल में इन्होंने जो दी है वो क्या है? क्लियर है एंड अनएम्बिग्युअस है। एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसको इन्होंने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है, बताया है। ऐसा छोटा सा आपने डायग्राम निकाल लिया तो आपको पूरा आंसर ध्यान में रह जाता है। पहले अपने को एंट्री पॉइंट, उसके बाद में चेकिंग में 2 पॉइंट्स है अपने पास में, पूरा उसको सर्कल से याद आ जाएगा कि अपने को क्या है वो नेक्स्ट पॉइंट। दिस इंफॉर्मेशन, होल इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, एंड आखिरी में डिस्क्लोजर। तो ऐसे बड़े बड़े पॉइंट्स को भी ऐसा याद करने की टेक्निक हो सकती है, राइट? गेटिंग द पॉइंट? परफेक्ट। अपने को ऑडिट में भी ऐसे आंसर्स आपको लिखना पड़ेगा, कीवर्ड्स आपके इसमें आने पड़ेंगे। ऑब्वियसली पहले दिन नहीं आएगा कुछ भी, इट इज अ प्रोसेस। बार 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 आप करते रहोगे, लगातार करते रहोगे, तभी अपनी वो लेवल आएगी जो आईसीआई को एक्सपेक्टेड है, राइट? ऑडिट में अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको बार बार करना पड़ेगा, राइट? क्वेश्चन आंसर जो अपन यहां पर प्रैक्टिस करने वाले हैं या करते हैं, उसका एक अप्रोच ये हो सकता है कि मैं आपके साथ में डायरेक्टली आंसर लिख दूं या डायरेक्टली अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लें, बट उसमें ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन आपको देने के बाद में यहां पर आप खुद से लिखो, फिर अपन डिस्कस करें, तो वो आपको मतलब दिमाग में जाएगा क्या मिसिंग है, ये अपने को समझ में आएगा, राइट? टाइम उसमें ज्यादा लगेगा, 10-1 मिनट रोज, बट वो अपन करेंगे, ठीक? परफेक्ट। रुके फिर यहां पर आज। थैंक यू सो मच।